हेलो एवरीवन। सो यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए अभी लेस देन 25 डेज रह गए हैं। सो अभी हमें अपनी तैयारी में उन चीजों को सबसे ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए जो सबसे ज्यादा या मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीजें हैं। इन दिस कंटेक्स्ट इस सेशन में विल ट्राई टू डिस्कस इकोनॉमी के 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो लेट अस बिगिन। So first question, with reference to fertilizer sector in India, consider the following statement. So जो अभी वेस्ट एशिया क्राइसिस चल रही है, यूएसए, ईरान एंड इजराइल के जो वॉर चल रहा है, उसके रिगार्डिंग हमारा फर्टिलाइजर सेक्टर्स, जो इंडिया का फर्टिलाइजर सेक्टर है, दैट हैज बीन इन वेरी मच न्यूज। सो उस कंटेक्स्ट में ये क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो कह रहा है, इंडिया करंटली इंपोर्ट्स अराउंड 50% ऑफ यूरिया, 100% ऑफ डाई अमोनियम फॉस्फेट्स टू मीट इस डोमेस्टिक डिमांड फॉर फर्टिलाइजर्स। एंड जो सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि यूरिया अकाउंट्स फॉर अराउंड 90% ऑफ इंडियाज टोटल फर्टिलाइजर कंजम्पशन। सो यहाँ पे हमें बताने हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो जब आप फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं तो दीज आर द केमिकल्स या दीज आर द ऑर्गेनिक मटेरियल्स, आर्टिफिशियल या ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो प्लांट्स को दिए जाते हैं टू इंक्रीज द न्यूट्रिएंट्स, टू प्रोवाइड देम द न्यूट्रिएंट्स। और इन न्यूट्रिएंट्स में जो मेजर हैं वो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, एनपीके जिसको बोलते हैं। और यूरिया इज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो जब इंडिया के कंटेक्स्ट में फर्टिलाइजर्स की हम बात करते हैं तो जो 3 मेजर्स फर्टिलाइजर हैं जो हम बात कर रहे हैं, यूरिया, डाइअमोनियम फॉस्फेट एंड म्यूरिएट ऑफ फॉस्फेट, राइट, म्यूरिएट ऑफ पोटाश जो हम बात करते हैं, वो 3 जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ जो पहला स्टेटमेंट है कि इंडिया करंटली इंपोर्ट्स 50% ऑफ यूरिया एंड 100% ऑफ डाई अमोनियम फॉस्फेट, तो ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है जो अभी हमारा करंटली स्टैंड कर रहा है। तो यूरिया की अगर हम बात करें तो वी जो इंपोर्ट है अराउंड 15 to 20% है। डाई अमोनियम फॉस्फेट की बात करें तो ये अराउंड 60% के अराउंड हम इंपोर्ट करते हैं। लेकिन जब हम म्यूरिएट ऑफ पोटाश या म्यूरिएट ऑफ पोटेशियम की बात करते हैं तो इट इज 100%। तो टोटल जो हम यूज कर रहे हैं एमओपी, वो हम इंपोर्ट के थ्रू कर रहे हैं। तो यहाँ पे यूरिया 15 to 20% है, डाई अमोनियम फॉस्फेट 60% है एंड एमओपी हमारा 100% है। तो डोमेस्टिक फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट के लिए इतना ज्यादा हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सेकेंड, जो हम बात कर रहे हैं कि यूरिया अकाउंट्स फॉर 90% ऑफ इंडियाज टोटल फर्टिलाइजर कंजम्पशन, तो ये भी एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज ये अभी जो यूरिया यूज कर रहे हैं दैट अकाउंट्स फॉर अराउंड 55 to 60% ऑफ इंडियाज टोटल फर्टिलाइजर कंजम्पशन। बट अगर हम नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स की बात करेंगे तो यूरिया अकाउंट्स फॉर अराउंड 80% ऑफ ऑल नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, जिससे हम नाइट्रोजन अवेलेबल कराते हैं क्रॉप्स को। ठीक है, तो यूरिया इज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ नाइट्रोजन टू द क्रॉप्स। ठीक है, तो यहाँ पे बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। सो यहाँ पे जो फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, नाइदर वन नॉर टू, नाइदर वन नॉर टू। तो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following acts empowers the RBI to direct banks in public interest, in the interest of banking policy, or to prevent conduct detrimental to the interest of depositors, or in manner prejudicial to the interest of banking company? तो ये जो पावर है आरबीआई को किस एक्ट के तहत मिलता है कि आरबीआई डायरेक्ट कर सकता है बैंक्स in public interest, in the interest of banking policy, to prevent conduct which is considered as detrimental to the interest of depositors. Overall अगर हम बात कर रहे हैं तो बैंक को इस तरीके से कंडक्ट रखना है जो डिपॉजिटर्स के हित में हो, इन द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स। तो ये हमें किस एक्ट के तहत ये आरबीआई को चीजें मिलती हैं? तो यहाँ पे तो इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट्स, जो कि हमारा सेक्शन 35A है। जो अभी आपने देखा होगा कि
पेमेंट बैंक का लाइसेंस जो रद्द कर दिया पेटीएम पेमेंट बैंक का, वन ऑफ द प्रोविजंस इन्वॉल्व्ड वाज दिस आल्सो सेक्शन 35A। तो ये काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, तो यू शुड नो दैट कि सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ये एम्पावर करता है कि आरबीआई डायरेक्शन दे सकता है बैंक्स को टू वर्क इन द पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये एक थोड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। मूविंग ऑन, थर्ड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग द लिमिट्स ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो एफपीआई इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। अगर आप पिछले कुछ सालों का पेपर देखते हैं, इफ यू ट्राई टू सी द पेपर्स, तो एक थोड़ा सा जो यूपीएससी का रहा है कि वो फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछता है। उसमें एफपीआई से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उससे उस कंटेक्स्ट में ये क्वेश्चन किया गया है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग द लिमिट्स की फॉरेन पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टमेंट है, जो डिफरेंट वेज ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया है, उसमें वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वेज इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो उसमें लिमिट क्या क्या है इन डिफरेंट फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। तो यहाँ पे बोल रहे हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए 10% की लिमिट, स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए 5% एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के लिए 20% की लिमिट्स बता रहे हैं। एंड हाउ मेनी पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मार्क्ड। ठीक है, तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स क्या अलाउ करते हैं? ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स विच आर नॉन रेसिडेंट इंडिया, विच आर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, नॉन रेसिडेंट रहते हैं, दे आर अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडिया। डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, आईपीओ वगैरह में लगा सकते हो, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लगा सकते हो, एडीआर जीडीआर, दोज आर ऑल द पार्ट ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे दे हैव टू कंप्लाई विद द लिमिट्स। ठीक है, जो लिमिट्स प्रिस्क्राइब की गई रहती है उसी के तहत ही टोटल इन्वेस्टमेंट फॉरेन पोर्टफोलियो का उन डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में हो सकता है। तो यहाँ पे हम जब बात कर रहे हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की, तो एक चीज ध्यान रखें कि जो हम जीसेक की बात कर रहे हैं, व्हेन यू टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो यहाँ पे जो टोटल लिमिट है वो कितनी है? यहाँ पे ये जो लिमिट है ये 6%। ठीक है, जब हम स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो यहाँ पे क्या लिमिट है? दैट इज 2%। और जब हम कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, ऑलराइट, तो वहां पे कितनी लिमिट है? दैट इज 15%। तो ये लिमिट आपको ध्यान रखनी होगी। रिसेंटली आरबीआई हैज सेड दैट कि ये पुरानी वाली लिमिट है जो इस साल भी कंटिन्यू रहेगी, 2026-27 में कंटिन्यू रहेगी। तो दीज आर सर्टेन लिमिट्स। ये जनरल रूट जो हमारा होता है दैट विल बी उसके तहत ये लिमिट रहती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में। तो यहाँ पे ये तीनों यहाँ पे गलत ऑप्शन दिए हुए हैं। तो कौन से ऑप्शन करेक्टली मैच्ड हैं? नन ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्टली मैच्ड हियर। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, which of the following instruments come under the foreign direct investment? तो another source of foreign investment एक तो एफपीआई हो जाता है और दूसरा sorry one is FPI and another important is foreign direct investment। एफडीआई की रूट की बात करते हैं। एफडीआई आप देखोगे कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जब तक हम यूपीएससी प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, काफी क्वेश्चंस वहां से पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन किस पे बेस है कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट एफडीआई के अंदर आते हैं। इसका क्या मतलब हो गया कि जैसे नो आउटसाइड इंडिया जो रेसिडेंट है, दे वांट टू इन्वेस्ट और दे वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया थ्रू एफडीआई रूट। तो यहाँ पे जो इंडियन कंपनी है वो किस किस वे से वो पैसा एक्सेस कर सकती है। ठीक है, तो एफडीआई अगर आप देखो तो व्हाट इज एफडीआई, क्या कंप्राइज होता है? तो लिस्टेड कंपनीज में, इंडियन लिस्टेड कंपनीज में
greater than 10% का इन्वेस्टमेंट बाय द फॉरेन एंटिटी इज कंसीडर्ड एज एफडीआई। और दूसरी चीज, जो अनलिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी है, any investment in the unlisted company by the foreign entity will be considered as foreign direct investment। तो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट की बात कर रही है, विच इंस्ट्रूमेंट? तो यहाँ पे इक्विटी शेयर्स, तो यस नो 10% मोर आप इक्विटी शेयर एक्वायर कर सकते हैं किसी भी कंपनी का, तो दैट इन्वेस्टमेंट विल बी कॉल्ड एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब आप एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग की बात कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट अ इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आर यूजली नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, देयर आर नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स में क्या करती है, इट अलाउज कॉमर्शियल एंटिटीज इन इंडिया टू एक्सेस फंड्स फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। तो ये आरबीआई रेगुलेट करता है all the regulations, all the permissions related with external commercial borrowings. So this is the way through which the commercial entity may be private entity, may be government entity. Uh, it allows them to access the funds from outside. ठीक है, यहाँ पे so this is not a correct statement। जो थर्ड है, दैट इज ऑल्सो नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, बिकॉज यहाँ पे ऑप्शनली कन्वर्टेबल है। तो ऑप्शनली कन्वर्टेबल नहीं होता, फुल्ली एंड मैंडेटरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। अगर यहाँ पे ये लिखा होता फुल्ली एंड मैंडेटरी, ऑलराइट, फुल्ली एंड मैंडेटरी, तो ये सही हो जाता है। तो फुल्ली एंड मैंडेटरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, दे आर प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, फुल्ली एंड मैंडेटरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, राइट। तो ये सारी चीजें एफडीआई के अंदर आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज नॉट अ करेक्ट, ऑप्शनली कन्वर्टेबल नहीं, फुल्ली एंड मैंडेटरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, ऑप्शन ए ओनली, ठीक है। तो फर्स्ट इज ओनली करेक्ट, तो ऑप्शन ए। Next, moving on, with reference to PM Swanidhi scheme, consider the following statement। तो अगर अभी आप ये देखो कि पिछले कुछ महीनों में जो यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है, सीडीएस वगैरह के जो अदर देन यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है, तो वन थिंग विच यू मे सी कि इन द इकोनॉमिक सेक्शंस दे आर आस्किंग सर्टेन स्कीम बेस्ड रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वगैरह से क्वेश्चन आए थे सीडीएस में। तो उस कंटेक्स्ट में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्कीम जो सरकार चला रही है, जो रिसेंटली रीस्ट्रक्चर भी किया था, पीएम स्वनिधि स्कीम क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट वाज अनाउंस्ड एज ए कंपोनेंट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान इन जून 2020। Second, it is implemented jointly by the Ministry of Housing and Urban Affairs and Department of Financial Services, which is under the Ministry of Finance. You have to tell which is the correct statement. तो अगर पीएम स्वनिधि स्कीम की आप बात करेंगे, तो इट इज प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर स्कीम। तो ये कब स्टार्ट किया गया था? ड्यूरिंग द कोविड टाइम, टू प्रोवाइड द कोलेट्रल फ्री लोन्स टू द स्ट्रीट वेंडर्स, उनके लिए ये बात की गई थी। अभी रिसेंटली इसको रिस्ट्रक्चर करके कैबिनेट ने टिल मार्च 31, 2030 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, और इसमें लोन अमाउंट भी अभी इनहेंस कर दिया गया है कि अर्लियर 10,000 तक मिलता था फर्स्ट ट्रांच, वो 15,000 कर दिया गया है। सेकेंड ट्रांच जो अर्लियर 20,000 तक मिलता था, उसको 25,000 कर दिया गया, और थर्ड ट्रांच जो है वो दैट हैज रिमेन अनचेंज्ड, वो 50,000 का आपको मिलता था। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो कह रहा है दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। आत्मनिर्भर भारत अभियान ड्यूरिंग द कोविड टाइम, जब स्ट्रीट वेंडर्स काफी अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं थी, तो उस समय सरकार ने ये स्कीम स्टार्ट की थी। सेकेंड इज इट इज इम्प्लीमेंटेड ज्वाइंटली बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है। रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर दैट जब आप बात कर रहे हैं पीएम स्वनिधि स्कीम की, तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है दैट इज कंप्लीटली फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे which of the following statement is are correct? तो both the statement यहाँ पे correct हो जाएंगे, ऑप्शन सी, that is both 1 and 2। ठीक है, so this is all in this video. I will see you in another video. Thank you.